नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तर प्रदेश की नंबर 1 डिबेट का, जो कहूंगा सच कहूंगा का। एक बार फिर से यूपी से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। नोएडा में एक पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया, वो भी बेटे और बहन के सामने। हैवानियत की हद पार करते हुए पहले मारपीट, फिर जलती चिता बना दी निक्की को। 2 वीडियो वायरल हुए हैं और अब इस पर राजनीति भी सुलग रही है। विपक्ष कह रहा है कि यूपी में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, महिलाएं असुरक्षित हैं और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या निक्की की मौत पुलिस की नाकामी है? क्या योगी राज में डरते नहीं अपराधी? और क्या सच में बेटी बचाओ अब सिर्फ नारा बनकर रह गया है? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि चर्चा इसी को लेकर करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, विपक्ष ने यूपी पुलिस को नकारा बताया। निक्की हत्याकांड पर सियासी संग्राम, सपा का तंज, कानून व्यवस्था धड़ाम। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हैवान पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। इससे पहले आरोपी पति विपिन ने पहले पत्नी निक्की को बाल पकड़कर घसीटा और फिर उसकी बहन और बेटे के सामने उसे आग लगा दी। इस भयावह घटना के 2 वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुए थे। एक वीडियो में पीड़िता के साथ मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में आग लगने के बाद निक्की लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले पर अब सियासत की चिंगारी भड़क उठी है। विपक्षी सपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगातार ऐसी घटनाओं से स्पष्ट है कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराध करना एक आम बात हो गई है। अपराध अब घर घर में इसलिए भी घुस चुका है क्योंकि आपराधिक मानसिकता के लोगों को पता है कि भाजपाई उनका संरक्षण करेंगे। बहन बेटियां बहुएं इस भाजपा सरकार में असुरक्षित हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा ने तगड़ा पलटवार किया है। किसी भी परिवार में अगर इस तरीके की घटना घटित होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही घृणित घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रही बात सरकार और पुलिस की, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, FIR दर्ज हुई है और निक्की के जो पति हैं वो इनकाउंटर में गिरफ्तार हुए हैं और लगातार कड़ा एक्शन किया जा रहा है। कड़ा एक्शन में जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं उन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी। अब लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से घृणित राजनीति पे उतर आई है, को करने वाले को अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा, न कि परिवार के सदस्य के रूप में, और उस पर जो भी कार्रवाई बनती है, विधिक कार्रवाई बनती है, वो की जाएगी। कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ हो रही है और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हर एक चीज़ पे राजनीति, क्या ये चीज़ें शोभा देती हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है या यूं कहिए ध्वस्त होकर खत्म हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा अपराध हो रहा है। सरकारी आंकड़े, NCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। योगी जी हैं जो उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। वो यूं समझते हैं कि अधिकारी जो उनको समझा दे रहा है वो समझ ले रहे हैं। IAS और IPS मिलकर ये प्रदेश चला रहे हैं। इस प्रदेश में पूरी व्यवस्था पंगु और ध्वस्त हो चुकी है। तो ये कहना कि यहाँ पर साहब ये अपराध प्रदेश बन के रह गया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाले हैवान पति की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। एक और जहां यूपी में अपराधियों का खात्मा हो रहा है, माफिया और गुंडों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं घरेलू घटनाओं को लेकर भी विपक्षी दल सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या निक्की हत्याकांड पुलिस की नाकामी है? सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बाबा की सरकार में भयमुक्त हैं अपराधी? नोएडा से प्रिया राणा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर,
राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो जिसने भी ये घटना देखी है वो इससे डर गया है, सहम गया है और इससे ये भी पता चलता है कि अभी भी दहेज लोभियों की हमारे देश के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बहुत ज़्यादा भयानक हैं, भयावह हैं, डरावने हैं, दर्दनाक हैं, क्योंकि 21वीं सदी के इस भारत में भी आज भी लोग दहेज की मांग कर रहे हैं और दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई, उसको मार डाला गया। हालांकि पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जो आरोपी पति है उसको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि बाकी के जो आरोपी हैं उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। और अभी जब मैं स्टूडियो में आ रहा था उसके पहले जानकारी मिली है कि ये जो पति है उसकी जो माँ है, यानी कि जो पीड़िता है जिसकी मौत हुई है, उसकी सास को भी पुलिस ने धर दबोचा है, क्योंकि सास, ससुर और पति के ऊपर ही ये गंभीर आरोप लगे हैं और ये तीनों ही इस बिटिया को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। चर्चा करेंगे, तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं वो जुड़ जाएंगे, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रविंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैसे जुड़ेंगे स्वागत भी करेंगे और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे। अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और अरविंद जैन जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले अरविंद जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बिटिया को जिंदा जलाकर मार दिया गया। हालांकि इसको देखा जाए तो ये एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का ये मामला है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ रही है। आप इसको किस रूप में देखते हैं, पहली बात। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि ये जो सिस्टम का नकारापन है, पुलिस की जो नाकामी है, जो नकारापन है, उसी की वजह से आज एक बिटिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, मैं इसको एक शुद्ध रूप से आपराधिक घटना के रूप में देखता हूं जी। मैं राजनीति के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। मेरा ये मानना है कि दहेज हत्याएं प्रदेश में होती रही हैं, ये भी एक निर्मम हत्या हुई है और इसमें फर्ज बनता है पुलिस का जी। कि कठोर से कठोर कार्रवाई मेरिट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध करे। बहुत साक्ष्य ढंग से एकत्रित किए जाएं। देखिए, इसकी विवेचना एसीपी स्तर से होगी। एसीपी एक टीम का गठन किया जाए जो साक्ष्य एकत्र करें और चार्जशीट शीघ्र से शीघ्र न्यायालय में प्रेषित की जाए, जिससे कि ऐसे जो दरिंदे हैं इनको कड़ी सजा मिल सके, शीघ्र से शीघ्र सजा मिल सके, जिससे दूसरों के लिए एक सबक हो। इस प्रकार की घटना कोई कारित करेगा तो उसके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। एक महिला ने, एक नवयुवती ने अपनी जान गंवाई है, बच्चा उसकी गवाही दे रहा है और पूरा जो निर्मम हत्याकांड है उसके संबंध में बता रहा है। मैं यही अपेक्षा करूंगा नोएडा पुलिस से कि इसमें जल्दी से जल्दी इसमें जो है वो अलीगढ़ पुलिस से कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करें और शीघ्र से शीघ्र इसमें चार्जशीट कोर्ट प्रेषित करें जी। अभियुक्तों को बेल ना मिल सके और जेल में रहते रहते ही इनको सजाएं सकें, गंभीर सजाएं मिल सकें, यही एक सबक होगा। और जैसा मैंने कहा, मैं राजनीति के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं और कार्रवाई कर रही है नोएडा की जो पुलिस है और मैं समझता हूं और आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन अरविंद जी, पुलिस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे आप क्या संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है या आपको लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए था? बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है जी। दहेज हत्या के केसेस में बहुत विलंब से गिरफ्तारियां होती थी, शीघ्र गिरफ्तारी हुई है। सबक ऐसे अभियुक्तों को, ऐसे दरिंदों को मिलना चाहिए
जो दिया है, और आगे भी मैं समझता हूं जो बाकी शेष बचे हुए अभियुक्त हैं जी। उनके खिलाफ भी तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। जो दहेज में सामान दिया गया है, ऐसे दहेज लोभियों को वो सामान भी, स्त्री धन भी रिकवर किया जाना चाहिए, जिससे कि वो लड़की वालों को वापस मिल सके और ये उसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन ठीक है अरविंद जी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप राजनीतिक बात करें, ना राजनीतिक सवाल भी मैं आपसे नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी भाई आपने तो सपा बसपा का कार्यकाल भी देखा होगा, अब आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देख रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, पहले और अब में क्या अंतर पाते हैं आप? मैंने पहले भी आपसे कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश में निरंतर सुधार हो रहा है, निरंतर कार्रवाइयां चल रही हैं जी। पुलिस का फर्ज बनता है कि जब भी इस प्रकार का कोई घटनाक्रम, क्योंकि देखिए दहेज हत्या एक ऐसी घटना है घर के अंदर घटित हो रही है। बिल्कुल। या तो कोई ये हो कि उसमें उन्होंने कई रिपोर्टें लिखाई थी, पुलिस में किताबी हत्या कर सकते हैं, फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई नहीं करी, तो आप पुलिस को ब्लेम कर सकते हैं। दहेज हत्या एक ऐसा अपराध है जो कहीं पर भी कभी भी घटित हो सकता है। बस इसमें पुलिस का फर्ज बनता है कि बिना किसी विलंब के बिल्कुल ऐसे ऐसे दरिंदों पर टूट के पड़ें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, मजबूत साक्ष्य एकत्र करें, चार्जशीट लगाएं, जिससे मिनिमम इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सके। देखिए दहेज हत्या के केसेस में जो ओनस होता है वो अभियुक्तों के ऊपर है कि वो अपने को निर्दोष साबित करें। जो ये वादी पक्ष है उनके ऊपर नहीं है कि वो साबित करें कि अभियुक्त जो हैं वो दोषी हैं। ये बहुत कड़ा कानून है और इसमें जो है इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। और मैं समझता हूं शीघ्र ही इसमें कार्रवाई पूर्ण होगी। इसमें कोई बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चलना होता है जी। जो कार्रवाई, जो एविडेंस हैं एकत्र की जाए, मजबूत केस बनाया जाए और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाए। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, ना तो पुलिस के पास पहले ऐसी कोई शिकायत पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है हत्या से पहले, ताकि पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई करती, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस पर सवाल खड़े होते, और करने भी चाहिए, हम भी करते, आप भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं थी। जब मौत हो गई है, जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा चुका है, उसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंचती है, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो हमारे सामने भी, आपके सामने भी है। तो इसको जो आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं, पहली बात तो ऐसा क्यों, ये सवाल मेरा आपसे है। दूसरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सर ये तो घरेलू मामला है ना, ये तो घरेलू विवाद है, ये दहेज प्रताड़ना का मामला है, दहेज के रूप में उसको, दहेज के लिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो फिर आपको इसको इस तरीके से राजनीतिक रंग देना, इसको बीजेपी सरकार की नाकामी करार देना, पुलिस की नाकामी करार देना, आप इसे उचित मानते हैं क्या? क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते सर, कि पुलिसकर्मी, सिपाही हर घर में तो खड़ा नहीं होगा, आप उसको हर घर में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं। ना तो कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, ना समाजवादी पार्टी के समय में ऐसा हुआ, ना बसपा के समय में ऐसा हुआ, ना अब कर सकते हैं, वो तो संभव ही नहीं है ना सर। तो फिर सवाल क्यों? जी अमित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ने वाली बात इसलिए आती है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा बताती है। जब कोई अपनी पीठ थपथपाता, वाहवाही करता है तो प्रश्न खड़ा होता है, अपराधी इतने बेखौफ क्यों? मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अरविंद जैन जी जो पूर्व डीजीपी है, चैनल पर हमारे साथ बैठे, बड़े आदरणीय हैं। ये आगरा में एसएसपी भी रहे, जिस आगरा जनपद से मैं आता हूं, काल को बड़ी गंभीरता से देखा है, नजदीक से। अरविंद जी जब होते थे आगरा में एसपी सिटी, तब भी अपराधियों पर लगाम कसते थे। और ऐसा भी मैंने देखा है कि सट्टेबाज के घरों पर सीढ़ी लगाकर ये चढ़े हैं, अपराधियों को पकड़ा है। स्वयं एसपी सिटी होते हुए उस घर में चढ़े। अरविंद जी को याद होगा, कचहरी घाट पर एक अपराधी क्या चढ़े थे और उसको घर से अंदर से खींच कर निकाला था। तो कुछ इस प्रकार के कार्यशैली वाले व्यक्तित्व भी होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय अरविंद जैन जी, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। दूसरा प्रमाण आपको देता हूं, आपके सरकार में मंत्री हैं असीम अरोड़ जी, इनकी कार्यशैली भी हमने बड़े नजदीक से देखी।
जब ये आगरा डीजीपी हुआ और एसएसपी हुआ करते थे, आगरा की दशा दिशा सुधारने में बहुत बड़ा काम किया। मैं हर व्यक्ति पर तो हमत नहीं लगाना पसंद करता हूं, जो व्यक्ति अच्छा है उसकी तारीफ भी की जाएगी, जो गलत है उसकी कमियां भी निकाली जाएगी। अब सरकार का फेलियर जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि सरकार की कारगुजारियों के चलते वो प्रशासनिक व्यवस्था इस समय जो है वो बिल्कुल भी तारीफ नहीं। नहीं, लेकिन जिस पर्टिकुलर विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं अनिल जी मुझे आप इसमें ये साबित करके दिखाइए कि यहाँ पुलिस की नाकामी थी, पुलिस की लापरवाही थी और उसकी वजह से इस नवविवाहिता तो नहीं कहेंगे क्योंकि 2016 में शादी हुई थी, इसकी जान चली गई। आप मुझे ये साबित करके दिखाइए। मैं इस पर्टिकुलर विषय की बात कर रहा हूं जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में आप मुझे बताइए, यहां आपको पुलिस की लापरवाही या सरकार की लापरवाही कहां नजर आ रही है? देखिए, सरकार की अगर लापरवाही नहीं होती तो अपराधी बेखौफ नहीं होते। कहीं भी चाहे पारिवारिक बात का मामला हो या कहीं से और अपराध से जुड़ा, जब अपराध से जुड़ा मामला होता है तो सरकार व्यवस्था है, लोगों को जब लचर व्यवस्था लगती है उन्हें मालूम है कि केस करेंगे बच जाए, जब बचने का उन्हें रास्ता नजर आता है, कहीं ना कहीं उसे संरक्षण प्राप्त होता है, उस कंडीशन में वो अपराध, अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि मैं अगर छोटा सा भी अपराध करूंगा पकड़ा जाऊंगा और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो निश्चित है उसके अंदर भय व्याप्त होगा, वो अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और यही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, थाने के अंदर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये पुलिस है, तो बचे किससे? ठीक है, पुलिस कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन अपराधी बढ़ रहे हैं। आप पूजा पाल जी के मामले को देख लीजिए भाई, आप मुझे बताइए आपको क्या समाजवादी पार्टी के समय में, नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अनिल जी, समाजवादी पार्टी के समय में कोई ऐसा मामला आपको याद पड़ता है, ऐसा ही कोई दहेज प्रताड़ना का कोई मामला हो जहां पर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया और जब वो एनकाउंटर हुआ है, भाई यहां पर देखिए ना, एनकाउंटर हुआ है और अगर गोली कहीं और लग जाती है और कुछ और हो जाता है तो फिर आप और क्या क्या सवाल खड़ा करते हैं, तो आप भी जानते हैं। तो कोताही कहां बरती गई है बताइए ना? जैसे ही वहां पर कंप्लेंट पहुंचती है, शिकायत मिलती है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है। अगर अपराधियों में खौफ होता थोड़ा सा तो ये अपराधी ना होते। प्रशासन की जो कारगुजारियां हैं वो इस प्रकार की है कि अगर वो ठीक होती तो अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपराध कर सकता। ठीक है, रविंद्र जी भी आगे हमारे साथ। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी आ रही है। रविंद्र जी, बीजेपी ये कह रही है कि भाई हर मामले पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, आप लोग सिर्फ अपनी अपना नफा नुकसान देखते हुए अपनी राजनीति को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये गंभीर विषय है, बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पुलिस अपना काम कर रही है, अपराधी गिरफ्त में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि भाई पुलिस नकारा है, पुलिस ने अपना काम नहीं किया है, तो ये साबित करके दिखाइए कि पुलिस यहाँ पर पुलिस की तरफ से कौन सी लापरवाही बरती गई है, जिसको आप लगातार ये कह रहे हैं कि भैया पुलिस की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि पुलिस नकारा है। हाँ जी, सबसे पहला काम तो किसी भी प्रवक्ता का यह काम नहीं है कि पुलिस का जांच करे वो नकारा है क्या है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्वीट कर देंगे, एक अपराध है, लेकिन आपके नेता ट्वीट कर देंगे अपराध को। फिर अखिलेश यादव ने यह कैसे तय कर लिया कि पुलिस के नकारापन की वजह से इसकी जान चली गई? ट्वीट किया है ना आपके नेता ने, चर्चा तो उसी को लेकर कर रहे हैं। हर सेंटेंस पे टोकेंगे। नहीं बोलिए ना सर आप, मैं तो काउंटर सवाल कर रहा हूं। तो आप जो कहिए वही सेंटेंस में बोल दो, खत्म हो जाए बात ही। नहीं बोलिए, आप बोलिए। दहेज हत्या, जैन साहब बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा। दहेज हत्या एक प्रकार का आईपीसी का अपराध है, जिसको बीएनएस कर दिया है। तो अगर वो अपराध है और इस अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार, तो उसको रोकने का काम भी शासन का ही होता है। अब अगर उस अपराध को नहीं रोक पाए, उसमें दो कमियां हुई। एक तो वह व्यक्ति वकील बताया जा रहा है और दूसरा अपराध आज से नहीं हो रहा। 2 बहनें एक ही घर में 2 भाइयों से ब्याही गई हैं और लगातार उत्पीड़न हो रहा है। तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस में शिकायत की थी क्या उन्होंने पहले? हो रहा है पुलिस ने क्या उन्होंने पहले शिकायत की थी? पुलिस के पास गई थी? को भेजिएगा वहाँ पे। नहीं तो सर आपको पता होगा या नहीं कि आपके एंकर जाएंगे वहाँ पे? सर आपने भी तो कोई जानकारी जुटाई होगी ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस में कोई शिकायत पहले की गई थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की,
तभी तो पुलिस की गलती है ना। तो क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास कि पुलिस के पास पहले से शिकायत थी कि भाई इन दोनों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है? कोई जानकारी है आपके पास ऐसी? आपके पास जानकारी है क्या? नहीं, मेरे पास तो मांग कोई किया जा जानकारी रहा नहीं था है, और तभी तो मैं नहीं पूछ रहा हूं शिकायत आपसे। हुई। मेरे पास जानकारी नहीं है सर। तो नहीं है जानकारी तो सुनिए तब। बोलिए। जब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, दहेज की लगातार मांग की जा रही थी 35 लाख रुपए की, और उसके बदले में एक कार भी दिया गया। तो ये पब्लिक इशू है, इसको रोकने का काम निश्चित रूप से एलआई को करना चाहिए था और किसी को नहीं करना चाहिए था। सबसे सबसे जो इसमें निंदनीय काम है उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है कि जब वो महिला जल गई, महिला को जलने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल नहीं था जो ट्रीटमेंट दे पाता। दिल्ली लेके भागना पड़ा। दिल्ली के सिर्फ एक प्राइवेट अस्पताल ने मना कर दिया, सरकारी अस्पताल में लेके भागना पड़ा। इतनी नकद्दर सरकार है कि एक जली हुई दहेज उत्पीड़ित महिला को ट्रीटमेंट नहीं दे सकती है। इतनी नकद्दर सरकार है। आप बता रहे हैं कि नहीं गोली मार दिया साहब, तो गोली मार दिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया पुलिस ने। तो गोली मारने जैसी कोई भी बात कही नहीं गई है, ना तो सुप्रीम कोर्ट को द्वारा कहा गया है, ना सीआरपीसी में इस प्रकार का था। जो एक बहानेबाजी लगातार योगी सरकार ने कहा ऑपरेशन लंगड़ा। नहीं, लेकिन अपने डिफेंस में क्या करेगी लंगड़ा पुलिस? के तहत अगर पुलिस के ऊपर कोई फायर करे, डिफेंस में नहीं बोल रहे पुलिस हैं, की गिरफ्त से डिफेंस बाहर तो तब था, नहीं नहीं डिफेंस पुलिस तो तब होता जब पुलिस आप की उसको गिरफ्त से पकड़ भागने लेते की जब कोशिश दोनों बहनें करेगा पीड़ित हो रही थी। तो पुलिस क्या करेगी? हाथ पे हाथ धरे आप बैठे। डिफेंस कर रहे हैं सरकार को। अगर वो नहीं पुलिस की गिरफ्त से अगर वो फरार हो जाता, निकल जाता, तब भी पुलिस को गाली देते आप? तब भी आप यही कहते देखिए कैसी पुलिस है? पुलिस इतनी नकद्दर है कि एक दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसको गोली ही मारनी पड़ेगी। उससे पहले पुलिस बता रही कि पकड़ चुकी है उसको, ऐसा नहीं कह रहा कि पुलिस नहीं पकड़ चुकी है। इस घटना से पहले पुलिस पकड़ चुकी थी उसको। इतने नकद्दर हैं, पुलिस को यमराज बना दिया योगी जी ने। पुलिस का कोतवाल रिवॉल्वर ही संभाल के नहीं रख सकता है, रिवॉल्वर छोड़ देता है कि अपराधी निकाल के भागेगा तो हम गोली मारेंगे। इस प्रकार का नकद्दरपन। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि भाई आप बड़ी बड़ी सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन बेटियां आपके राज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और नोएडा में जो कुछ हुआ है ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एक बिटिया को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि दहेज के लोभियों की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको जिंदा जला दिया, मार डाला उसको। अमित जी, आवाज मिल रही है मेरी? बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी और दुखद घटना है और ये नोएडा की घटना है। इस पर मैं संवेदना दुख प्रकट करता हूं कि बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, बहुत बुरा हुआ है, निंदनीय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये समाज के लिए भी बड़ी दुखद घटना है। और पुलिस और प्रशासन की बात से पहले हमें अपने समाज की दिशा पर भी थोड़ी घनी चर्चा की जरूरत होती है। बिल्कुल कि भाई आखिर ये घटनाएं घटती क्यों हैं और इन घटनाओं का कारण क्या है। पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि सामाजिक स्तर से गिरता हुआ सामाजिक स्तर आज की तारीख में ये नुकसानदायक है। इसे पुलिस और प्रशासन से ज्यादा स्वयं का भी सुधार की थोड़ी सी जरूरत है। जब तक कब तक ये लोग इस तरीके की अमानवीय घटनाएं करते रहेंगे कि इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि भाई आप दहेज को लेकर या जिस तरीके से लेकर इस तरीके की घटना घटा रहे हैं, तो ये तो एक समाज, दो परिवारों का मामला, उसके बीच पूरे समाज का मामला है कि सबको चोट लगी है। बेटी जिसकी एक गई है, पूरे समाज में ये एक भय व्याप्त हो गया कि आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी ये सपना हो सकती है घटना। तो ये दहेज जो एक नाम की बीमारी है ना, सबसे पहले ये खत्म होनी चाहिए किसी भी समाज के लिए। और मैं इस समाज का हिस्सा हूँ, मैं गुर्जर समाज को बिलोंग करता हूँ, इसलिए आज डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि शर्म की बात है समाज के लिए और सुधर जाना चाहिए गुर्जर समाज कि नोएडा में बैठकर हस्तियां बने बैठे हैं, पावरफुल वाले बैठे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि आखिर आप कब सुधरोगे, कब तक अपनी शिक्षा की तरफ अनदेखी करते रहोगे, कब तक बड़े मकान और गाड़ियां बनाकर झूठी हवाबाजी करते रहो। मैं कह रहा हूं चैनल पर बैठकर, नेशनल चैनल पर, मुझे दुख है ना। बेटी जिसकी जाती है उसको पता है। प्रशासन पुलिस अपना काम करती है, साथी लोग भी जो है पुलिस पर सवाल उठाएंगे, सरकार को भी जो है विपक्ष में बैठने वाले लोगों को भी सरकार को घेरने का मौका मिलता वो भी कहेंगे। लेकिन अमानवीय घटना है, ये सबके लिए है, पूरे पैनल में जो लोग बैठे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं डीजी साहब का, उनको पता है डीजीपी साहब को कि क्या स्थिति थी और क्या होता था। ये नया प्रकरण है, बड़ी बात ये हम इस पर बता रहा हूं कि दहेज की घटना में इस तरह गोली मारकर शूट करना, पैर में गोली लगना और फिर कह रहे हो कि आप जो है इस पर भी सवाल उठने लगे, कल तक और उठने लगेंगे।
कि भाई पुलिस नाकाम है, गोली क्यों मारी, पकड़ाई क्यों नहीं, उसको भाग जाता क्यों नहीं मारी, उसको शूट कर देते तो कहते कि पुलिस नाकाम है। भाई पुलिस नाकाम नहीं है, पहली बात तो समाज नाकाम होता जा रहा है। पुलिस का है, पुलिस भी तो समाज का हिस्सा है, वो भी तो हमारे ही भाई हैं जो पुलिस में हैं, वो भी तो हमारे हिस्सा हैं, भाई भतीजे बेटा बेटी नातिन कहीं बाहर से थोड़ी आ रहे हैं विदेशों से, वो भी इसमें वो भी इसमें ग्रस्त हैं, उनको भी पता है, उनके घर परिवार में भी बेटी हैं बहनें हैं, उनको भी पता है भाई, उनको भी दुख है इस बात का। इसमें कोई ज्यादा डिबेट का हिस्सा नहीं है, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसमें राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है, इसमें समाज को आईना दिखाने की जरूरत है। धन्यवाद करते हैं आपका चैनल का हम कि आप इसको लेकर आए और बहुत तरीके से आपने इस पर डिबेट करा दिया। हालांकि इस पर कल से ही बहुत नेशनल चैनल जो इस तरीके की बाइट लेकर पर आपने डिबेट कराई है, तो इस पर अपनी कहने की बात जो है अगर कोई व्यक्ति रख सकता है तो समाज को आईना दिखाने की भी बात है। जिस परिवार में घटना घटी है, जिस बेटे ने और माँ ने इसको मिलकर घटाया है, दो व्यक्तियों की वजह से आज पूरा समाज जो है वो निंदनीय है। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब सर आप लोगों का पर है। देखिए देश प्रमुख जी, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सजा भी ऐसी हो जो मिसाल बने। जो दहेज लोभी हैं वो एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार सोचे ऐसा करने से पहले। ये जिम्मेदारी आपकी है। अब न्याय की बात ऐसी है अमित सर जी कि मैंने कहा है नई शुरुआत है कि दहेज के मामले में जिस तरीके से गोली लगी है क्रिमिनल को, वो भगा है, गिरा है, पुलिस से प्रयास किया है, उस पर जो है सर उसको लग रहा है कि विपक्ष ये कम हुआ। लेकिन मैं फिर आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि आप इतना फास्ट, इतनी स्पीड से डिसीजन देखोगे नहीं जितना नोएडा में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने देखा नहीं और आगे देख नहीं पाओगे। ये डिबेट आज हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम ज्यादा टेक्निकल बात आपसे नहीं कर पा रहे। जो हमारे मन में आ रहा हम बोल रहे हैं, हमारा मन दुखी है। हमें सरकार पे तो 100 तो दुनिया होता है, 110% भरोसा है, और जिस समाज के हम हिस्सा हैं वो समाज भी डिसीजन करने के योग्य है, वो समाज भी डिसीजन कर रहा है। समय मेरे पास बचा नहीं, इससे ज्यादा मैं इस चर्चा को और ज्यादा आगे लेकर नहीं जा सकता। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा कैसे, कब तक मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि अब इंतजार सिर्फ न्याय का है। और जैसा कि इसके पहले भी मैंने कहा कि न्याय मिलना ही काफी नहीं है, न्याय ऐसा मिले कि वो मिसाल बने। 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार कोई भी दहेज लोभी ऐसा करने से पहले सोचे, क्योंकि पूरे देश को इस घटनाक्रम में झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।